चलिए तो अब बात कर लेते हैं एग्रीमीटर में, और आज के एग्रीमीटर पे हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा हम कपास खल के ऊपर। जी हाँ, कपास खल से जुड़ी हुई कई सारी खबरें आ रही हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती जी। वंदना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही साथ एक और विशेष मेहमान, ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर सुधीर अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अग्रवाल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और आप दोनों से एक एक करके सर सवाल करते हैं। सबसे पहले वंदना जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे, और सवाल आपसे यही रहेगा कि इस साल हम देख रहे हैं कि कपास का उत्पादन थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। इससे कपास खल के उत्पादन में भी कमी का अनुमान जताया जा रहा है। ये जो कमी होगी, क्या इससे भाव में हम तेजी देख सकते हैं मैम? जी बिल्कुल जी, देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पे कम हुआ है, तो अल्टीमेटली ये बाय प्रोडक्ट है, तो इसमें तो असर आना ही है यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि अभी जो सप्लाई साइड है, इसमें जो जीनर्स है उनसे भी अभी जो डिमांड बढ़ी, वो हायर प्राइस पे यहाँ पे ले रहे हैं। और रही बात, अगर हम इंडिया की यहाँ पे बात करें कि किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, क्या फैक्टर्स है यहाँ पे जिसने कपास कल को इतना ज्यादा अपसाइड दिया है, तो मुझे लग रहा है कि वो स्टेट है जहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो ज्यादा आ रहा है। इसमें अगर आप मान के चले, तो मुझे लग रहा है कि पहला अगर आप देखेंगे तो दो स्टेट में, मतलब मुझे लग रहा है कि एक गुजरात है, एक महाराष्ट्र है, जहाँ पे इसके डिमांड जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। और दूसरी बात है कि वहाँ पे अर्ली रेन आया, अर्ली रेन की वजह से भी खल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसका भी इम्पैक्ट आता हुआ हम लोगों ने देखा, और इजिली ये कमोडिटी इस बार 3000 से ऊपर गई और 3000 से ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रही है। दूसरी चीज देखा जाए तो जो एक्सचेंज के जो स्टॉक्स हैं वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, 20 से 50 रुपए का प्रीमियम है। ये भी एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। वेयर हाउसेस से जो प्रीमियम मिल रहा है वो एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है बाजार को, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस इसकी वजह से काफी ज्यादा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। जी, अग्रवाल सर, आपसे भी समझना चाहेंगे प्राइस मूवमेंट किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में? आपको जी जी सर, बताइए सर। हाँ, जहाँ तक अभी इस साल देखा जाए तो मार्च में जो खली के अंदर तेजी आई थी, फिजिकल में देखा जाए तो मार्च में तेजी आई थी, उसके बाद अभी तक तेजी आई नहीं है, क्योंकि इस साल 3000-3100 रुपए नीचे में बिकी थी। फिजिकल की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। और उस समय अभी 4300 से लेके 4500 रुपए खली बिक रही है, और एनसीडीएक्स की खली जो बिक रही है 3150 रुपए का भाव चल रहा है। तो कुल मिला के बाजार में जो तेजी आनी थी मार्च में आ गई है। अभी इसमें ज्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि एनसीडीएक्स के अंदर करीब 14 लाख बोरी खली स्टॉक में पड़ी है। अब ये सितंबर तक इसको खत्म होना है। अगर जब तक एनसीडीएक्स की खली खत्म नहीं होगी, क्योंकि एनसीडीएक्स की खली अपने को 3150 रुपए में मिल रही है, बहुत सस्ती भाव में मिल रही है। जब तक एनसीडीएक्स की खली पूरी खत्म नहीं होगी, तब तक बाजार में तेजी की संभावना बहुत कम है। ठीक, अग्रवाल साहब, एक चीज और समझना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कपास का जो समर्थन मूल्य है वो 7710 से लेकर के 8110 रुपए करीब घोषित किया गया है। लेकिन अगर हम मंडी की बात करें तो कपास का भाव इससे काफी नीचे देखने को मिल रहा है। क्या इससे कपास की खेती आपको लगता नहीं है कि उस पर असर पड़ेगा? और अगर ऐसा होगा तो उससे कपास खल के भाव को थोड़ा क्या सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा? नहीं, कपास की उससे रुई पे ज्यादा असर पड़ता है, जबकि कपासा खली पे इतना असर नहीं पड़ता है, क्योंकि कपास ज्यादातर जैसे बाय प्रोडक्ट है, तो मेन चीज इस पे रुई का असर पड़ता है। और अगर भाव ऊंचे रहते हैं, एमएसपी बढ़ाया है, तो इससे प्राइवेट प्लेयर बाहर हो जाते हैं, टोटल माल सीसीआई को चले जाता है। जैसे जब से एमएसपी बढ़ा है तो किसानों ने माल रोक लिया है। अब ये जो माल आएगा वो नवंबर में जब किसान सीसीआई खरीदी करेगी तब आएगा, उससे भी अराइवल पे असर पड़ा है इसका। तो इसमें क्या, जितना एमएसपी बढ़ेगा प्राइवेट प्लेयर बाहर हो जाएंगे इसमें। अगर बाजार में तेजी रहेगी, मान लीजिए 8000 का भाव है एमएसपी का, अगर 8200-300 रुपए रहेगा तो प्राइवेट प्लेयर आएंगे। अदरवाइज तो जहां तक सीसीआई को माल जाएगा। और जहां तक कॉटन सीड का फर्क है, तो कॉटन सीड इसका एमएसपी से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। वंदना मैम, आपका व्यू क्या है इस विषय पर? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी सोइंग चल रही है, कॉटन की भी सोइंग है। और एक चीज मैं देख रही हूँ कि अगर यहाँ पे किसान थोड़ा सा भी मक्का वगैरह पे शिफ्ट करते हैं तो प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्टेड रहेगा। और मुझे लग रहा है कि एमएसपी का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखा। और उसके बाद देखेंगे, चाहे वो कपास हो या कॉटन ऑयल सीड केक हो, प्राइसेस यहाँ पे हम लोगों ने बढ़ता हुआ देखा है। वीक ऑन वीक बेसिस पे भी हम लोगों ने एक बढ़ता हुआ प्राइस देखा है। तो मुझे लग रहा है कि फॉर द टाइम बिंग एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आना चाहिए। दूसरी चीज है कि अदर मील्स में भी प्राइसेस अब थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, काफी ज्यादा फॉल आए थे, चाहे वो मस्टर्ड मील हो, सोया मील हो, वहां का जो फॉल रुका है उसकी वजह से भी हम लोगों ने देखा है कि कॉटन जो खल है
इसमें एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। अब सर अगर यहाँ पर अगर सर और मैम दोनों लोगों से जानना मैं चाहूँगा कि अगर कीमतों को लेकर के आउटलुक की बात करें, खास तौर से कपास खल की खाली, तो अग्रवाल सर आप कैसे देख रहे हैं, भविष्य का आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्राइस मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है? जैसे जो फिजिकल में जो मार्च में तेजी आ गई, तो उसके बाद अप्रैल मई में इतनी तेजी नहीं आई, क्योंकि अप्रैल मई जून ये गर्मी के सीजन रहते हैं, और गर्मी के अंदर क्या है कि जो पशु जो है ना खली दूध देना कम कर देता है। और मेन चीज कपाशा खली जो खिलाई जाती है, जो दुधारू पशु होते हैं उनको खिलाई जाती है। अब जो बारिश भी हो गई तो उसकी वजह से जो डिमांड निकलेगी वो सितंबर और अक्टूबर में निकलेगी, उसके पहले तक बाजार पड़ा रहेगा। और अभी लगता नहीं कि इसमें कुछ तेजी बनेगी, हो सकता है थोड़ा बहुत रिएक्शन आ जाए, क्योंकि अभी इसमें डिमांड बहुत कम रहेगी आगे पीछे अगले 2 महीने में। सितंबर और अक्टूबर में इसमें डिमांड होती है, जो कि नए पशु जनते नए पैदा होते हैं, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। अभी 2-3 महीने डिमांड कम रहने की वजह से इसमें मुझे कोई तेजी लगती नहीं। आए टाइम पे हो सकता है थोड़ा सा रिएक्शन आ जाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सुधीर जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, कपास खल पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ। और वंदना जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कपास खल की प्राइसेस को लेकर के आपका आउटलुक क्या है? मुझे लग रहा है कि एक इसने बेस बनाया है, और ये बात तो सही है कि जो दुधारू पशु होते हैं उनको ये दिया जाता है, और मेरे ख्याल से अभी एक बार 3200 से 3250 तक का लक्ष्य मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपको इसमें देखने को मिल सकता है। और थोड़ी सी जो मजबूती के साथ ये कमोडिटी अभी फिलहाल ट्रेड करेगी, उसके बाद हो सकता है कि हम थोड़ा सा फॉल आता हुआ देखें, लेकिन फिलहाल मुझे तेजी का ही भाव लग रहा है कपास के लिए। चलिए मैम, इस पर जो है हम अपनी बातचीत को यहाँ पर विराम देते हैं, थोड़ा कुछ एक और विषयों में बातचीत कर लेते हैं, खास तौर से खाद्य तेलों को लेकर के। मैम, पिछले हफ्ते सरकार ने जो क्रूड खाद्य तेल थे उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटा करके कर दिया 10%। वहीं अब गवर्नमेंट की तरफ से खाद्य तेल इंडस्ट्री से खाद्य तेल की कीमतों में कमी करने के लिए भी कहा जा रहा है। इस पर कोई रिएक्शन, इस पर कोई बातचीत, आपकी टिप्पणी कोई रहेगी इस विषय पर? विपुल जी, मुझे लग रहा है कि अगर वो कंज्यूमर पे फाइनली रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो भी यहाँ पे दिक्कत है। प्रोसेसिंग यूनिट की भी अपनी दिक्कत है, उनका अपना सेक्टर, उनका भी दिक्कत है। लेकिन मुझे लग रहा है विपुल जी की इंपोर्ट ड्यूटी कम करना यहाँ पे, और किसानों को मतलब सोयाबीन का भाव नहीं मिला, मस्टर्ड का मिला भी, लेकिन मस्टर्ड का भी कम मिला है, सोयाबीन का तो यहाँ पे बहुत कम मिला है। सोयाबीन की किसानों से हम डायरेक्ट संपर्क में है, और इस तरीके से विपुल जी कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसीज है, ये फार्मर्स फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है। मुझे लग रहा है कि बहुत बैलेंसिंग फैक्टर होना चाहिए कंज्यूमर और फार्मर्स के बीच में, और उसमें प्रोसेसिंग यूनिट सेक्टर्स जो है उसका बहुत ध्यान रखना होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा तो कंज्यूमर को जब तक ये फॉरवर्ड नहीं करेंगे तब तक वो इन्फ्लेशन में दिखेगा भी नहीं, तो ये तो आना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है विपुल जी की इस इंडस्ट्री को और फार्मर्स को भी सेफ गार्ड करके चलना होगा। मैं बार बार आपके शो में बोलती हूँ कि डबलिंग फार्मर्स इनकम इन सब पॉलिसीज की वजह से जल्दी यहाँ पे अचीव होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। जी चलिए मैम, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दें आपको। उससे पहले जो हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो आपको सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि आप जाते जाते जो है कुछ एक अच्छी ट्रेडिंग कॉल्स देंगी, तो एग्री कमोडिटीज़ पे अगर ट्रेड करना हो तो कहाँ पर मौके दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 कमोडिटी मुझे अच्छी लग रही है विपुल जी। धनिया काफी दिनों से एक रेंज में रहा है इस कमोडिटी में, यहाँ पे फसल भी कम है तो इसमें तेजी दिख रही है। मुझे लग रहा है कि 7085 पे बाय करना चाहिए, 7200 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस होगा 7040 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे ग्वारगम है। ग्वारगम ने बहुत कुछ झेला है कि अच्छा मानसून है, यहाँ पे क्रूड प्राइसेस यहाँ पे लोअर साइड है, और फिर आपको रिग काउंट्स यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। इसके बावजूद हम लोगों ने देखा है कि अब थोड़ा सा फर्क आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ग्वारगम में भी बाइंग आनी चाहिए। 9745 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 9900 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 9700 का। चलिए, तो जरा आपको जो 2 ट्रेडिंग कॉल दी गई है उस पर जो है नज़र रखनी होगी। ग्वारगम खरीद करके चले 100,745 9745 पे आपको खरीद करके चलना है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस 45 रुपये नीचे दिया गया है, उसको आपको फॉलो करना होगा 9700 पे, और ऊपर की तरफ जो लक्ष्य निकल के आ रहे हैं वो है 9900, यानी 9900 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरी कमोडिटी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, वो है धनिया। जी हाँ, कोरिएंडर का जून फ्यूचर खरीदना है 7085 7085 पे खरीदें। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको 7040 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा, और ऊपर की तरफ आपको 7200 रुपये तक के लक्ष्य 7200 के लक्ष्य जो है देखने को मिल सकते हैं। तो वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से?
जी विपुल जी, कंपनी में क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है मेरी सलाह पे, लेकिन मेरा अपना कोई पर्सनल ट्रेड नहीं होता कमोडिटी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना महत्वपूर्ण समय दे करके इन तमाम कमोडिटीज़ पर हमारे साथ रुख अपना साफ करने के लिए।